स्टूडेंट्स, हम आज 8th क्लास के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इंडिया एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतंत्र को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। अब इस चैप्टर में वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द नीड फॉर इट। यानी कि हम कुछ बेसिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, और हमें क्यों ज़रूरी है ये पढ़ेंगे। अबाउट द नीड फॉर द लॉज टू गवर्न ए नेशन, यानी कि हमें कुछ कानून की ज़रूरत क्यों है किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के रोल के बारे में हम जानेंगे। अबाउट द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या की फीचर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ सेट ऑफ रूल एंड लॉज बाय विच इट इज़ गवर्न, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का नियमों और कानूनों का एक सेट होता है जिससे कि किसी राष्ट्र या समाज को चलाया जाता है। तो आपको इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रखा है कि यहाँ पे दो गाड़ी वाले आपस में झगड़ रहे हैं एक पार्किंग अलॉट के लिए। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है, जिसमें फिर उसके विवाद को निपटारा करने के लिए एक पूरी सभा बैठाई जाती है और उसमें कुछ फैसले लिए जाते हैं सोसाइटी द्वारा। आप अपने तौर पे भी एक एग्जाम्पल को सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कि फुटबॉल का गेम है जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ नियम कायदे होते हैं फुटबॉल को खेलने के लिए, कि जैसे कि आप अगर उसे हाथ से खेलते हैं तो वो मान्य नहीं होता। फुटबॉल को पैरों से खेला जाता है। तो ये कुछ नियम होते हैं किसी भी गेम को खेलने के लिए। अब हमें ज़रूरत क्यों है लॉज की, हमें कानून की हमें ज़रूरत क्यों है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें बता रखा है आपको टॉपिक में, द कॉमिक स्ट्रिप अबव इलस्ट्रेट दैट मोस्ट ऑफ आवर एवरीडे सिचुएशन। कुछ मतलब हमारे रोज़मर्रा के ऐसे कुछ हालात हो जाते हैं जिसमें हमें कुछ नियमों की ज़रूरत होती है अपने आप को सही ढंग से चलाने की। These rules have to be made so that each member of the society behaves in a manner that is not offensive to other। ये जो रूल्स हैं, ये जो नियम हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जो भी सदस्य हैं, समाज के जितने भी सदस्य हैं, वो इस तरीके से बिहेव करें ताकि वो किसी और को ऑफेंसिव ना लगे। तो इसलिए नियम कानून बनाए जाते हैं। Thus a rule is an established principle और a guide for action। ये जो नियम है वो एक स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है या फिर एक गाइड है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है हमारे लिए, क्या सही है और क्या गलत है, हमें उनसे पता चलता है। फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। जो ये रूल्स और रेगुलेशन है ये हमारी लाइफ को डिसिप्लिन बनाते हैं, एक सही तरीके, एक जीवन को सही ढंग से जीने का एक तरीका बताते हैं ये नियम और कायदे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है आपको, वाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन ए रोड वी फॉलो सर्टेन ट्रैफिक रूल्स। जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं या फिर ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ट्रैफिक रूल्स का, नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि हम एक्सीडेंट से बच सकें। सिमिलरली इसी तरीके से जो राष्ट्र है, नेशन आर आल्सो गवर्न अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। राष्ट्र भी किन्हीं नियमों पर चलते हैं, नियमों या फिर कुछ कानून होते हैं देश के जिस कुछ सर्टेन रूल्स, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिनसे किसी देश को चलाया जाता है। द पर्पस ऑफ हैविंग दिस लॉज, यानी कि कुछ जो पर्पस है इन लॉज के वो क्या है, उनका उद्देश्य ये है कि कुछ इज़ टू अवॉइड ए सिचुएशन ऑफ अनार्की, यानी कि अराजकता की कोई ऐसे हालात आ जाते हैं तो उसे अवॉइड करने के लिए इन नियमों को हम मानते हैं। At the same time,
इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल, और उसी समय ये न्याय भी हमें प्रदान करते हैं। लॉज आर क्रिएटेड एज एंड व्हेन दे आर नीडेड बाय सोसाइटी। जो नियम है वो समाज के ज़रूरत के हिसाब से बनाए गए हैं कि समाज हमारा कैसा होना चाहिए और उसे किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, इसलिए कानूनों को बनाया गया है। अगर इन कानूनों का उल्लंघन होता है तो जो भी संविधान में वर्णित दंड प्रक्रिया है उसे हिसाब से उन्हें दंड भी दिया जाता है। अब इसमें की टर्म्स में आपको दे रखा है लॉज की डेफिनेशन और अमेंडमेंट की डेफिनेशन आपको दे रखी है। लॉज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, एक मतलब नियमों की वह व्यवस्था जिससे किसी कंट्री को पहचान मिलती है और उसके नागरिकों के जो एक्शन हैं उनको चेक किया जाता है कि वो कैसे मतलब अपने काम को कर रहे हैं, या फिर वो ऐसा काम ना करे कि किसी दूसरे को उससे तकलीफ़ पहुँचे। अमेंडमेंट, अब दूसरा वर्ड है अमेंडमेंट, एन ऑफिशियल चेंज मेड टू ए रूल ऑफ लॉ, यानी कि एक ऐसा आधिकारिक परिवर्तन जो कि नियम और कानून में किया जाता है। अब हम एक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज उन्मूलन कानून, जो कि 1961 में आया था। दहेज प्रथा, जैसा कि आप जानते हैं कि सदियों से हमारे देश में कायम था, जिसमें लड़कियों से दहेज मांगकर उनको प्रताड़ना दी जाती थी, उनका शोषण किया जाता था दहेज के लिए। ये बहुत ही एक कुप्रथा जो अभी तक हम इसके मतलब बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं, अभी भी ऐसा होता है, तो वो एक दंडनीय अपराध माना जाता है। कि अब दहेज प्रथा के बारे में आप जानते होंगे कि लड़कियों के परिवार से उनके रहने सहने के लिए उनसे संपत्ति की मांग करी जाती है, धन की मांग करी जाती है, और अगर वो नहीं ऐसा करते तो उनको सताया जाता है, उनको मोलेस्ट किया जाता है, या फिर ऐसे केस आ रहे हैं जैसे इन लॉज के द्वारा उनको मर्डर भी कर दिया जाता है, या फिर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। ऐसे केसेस आपको देखने को मिलते होंगे इवन इन प्रेजेंट, और आज के टाइम पर भी ऐसे कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं। डाउरी अब इसको समाप्त करने के लिए एक प्रावधान यानी कि एक कानून बनाया गया। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वॉज पास इन 1961। ये कब पास हुआ था? 1961। कि किस चीज़ को समाप्त करने के लिए? डिमांडिंग, गिविंग और टेकिंग डाउरी, किसी भी प्रकार का दहेज की मांग करने पर, देने पर या फिर स्वीकार करने पर इसके मनाही थी इसमें। अब डाउरी को डिस्क्राइब करते हैं तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इज़ द डिमांड फॉर प्रॉपर्टी बाय द ग्रूम्स रिलेटिव फ्रॉम द ब्राइड्स पेरेंट्स, यानी कि डाउरी मतलब दहेज प्रथा की इसमें डेफिनेशन आपको दे रखी है छोटी सी, कि एक जो दूल्हे के परिवार से दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार द्वारा दुल्हन के परिवार से संपत्ति की मांग करना एक डाउरी यानी कि दहेज प्रथा कहलाती है। अब उसमें कुछ संशोधन किए गए। अब जब ये कानून पास हुआ तो उसमें कुछ संशोधन किए गए। एंड अमेंडमेंट वाज मेड टू द एक्ट ऑफ 1961। 1961 का जो एक्ट था ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में कुछ बदलाव किए गए, जो कि कब किए गए? 1981 में, जिसमें अगर कोई भी दहेज प्रथा पे करता था या फिर उसे एक्सेप्ट करता था तो ये उसे एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता था, यानी कि एक दंडनीय अपराध माना जाता था। द एक्ट वॉज फर्दर अमेंडेड। अब उस एक्ट में कुछ और बदलाव किए गए जो कि 1986 में हुए। पीपल हु आर कन्विक्टेड, अगर कोई भी लोग इसमें दोषी पाए जाते थे तो उनको 5 साल की सज़ा दी जाती थी, 5 साल की कैद। दे कैन आल्सो बी फाइंड अप टू 15,000 और मोर और द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डाउरी, यानी कि जो भी इसमें गुनहगार पाया जाता था उसे 15,000 रुपये और उससे भी ज़्यादा का फ़ाइन भरना पड़ता था।
अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या रोल हैं। अब इसमें बता रखा है जैसे कि वेरियस सिचुएशन रिक्वायर सम रूल्स और लॉज दैट आर एक्सेप्टेबल टू ऑल, यानी कि ऐसे नियम या कायदे जो कि सभी के लिए मान्य हो। हर अलग अलग सिचुएशन में इनको रिक्वायरमेंट होती है। कुछ अलग अलग जैसे सिचुएशन होते हैं टाइम के हिसाब से उनमें बदलाव किए जा सकते हैं लॉज में, और वो सभी के लिए स्वीकार्य होते हैं। इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्रीज़ में दीज बेसिक रूल्स विच सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल आर लेड डाउन इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में सभी वर्ग के लोगों के हितों को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए ये नियम कायदे बनाए गए हैं जो कि संविधान के रूप में वर्णित है। विच में बी रिटर्न और अनरिटन, जो कि लिखित हैं और अलिखित भी हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, जो भी देश का जो संविधान होता है, इज़ ए सेट ऑफ रूल्स, इज़ द सेट ऑफ रूल्स। वो क्या है, एक रूल्स का एक सेट होता है, नियमों का एक सेट होता है जो कि जिससे कि वह राष्ट्र चलता है। यानी कि आप ये समझिए कि एक सेट ऑफ रूल्स है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स बाय विच अ कंट्री इज़ गवर्न, यानी कि जिसके द्वारा ऐसे नियम जिसके द्वारा कंट्री को चलाया जाता है वो वही कहलाता है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल इट्स सिटीजन, और ये सभी नागरिकों के लिए एक्सेप्टेबल होता है, जो कि एक गुड सोसाइटी का फाउंडेशन करता है। यानी कि एक अच्छे समाज की नींव को ये रखता है, अच्छे समाज को बनाने के लिए ये जिम्मेदार होता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री एंड लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस टू द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये एक मतलब कि बहुत बड़ा देश का कानून है जिसमें राज्य के बारे में, राज्य के सिद्धांतों के बारे में भी लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ देयरफॉर नीडेड बिकॉज इट, अब हमें संविधान क्यों ज़रूरी है इसमें आगे बता रखा है, आपको डिस्क्राइब कर रखा है कि ये डिस्क्राइब करता है नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट पीपल डिज़ायर बट द आइडियल्स दैट द कंट्री अपहोल्ड्स। यानी कि ये खाली सरकार किस तरीके की सरकार होती है खाली यही नहीं बताता, जो हमारा जो संविधान है हमें खाली यही नहीं बताता कि हमें किस तरीके की सरकार चाहिए, हमें ये भी बताता है कि हमारे देश की क्या विचारधारा होनी चाहिए, जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सभी लोग अपने हितों के लिए काम करें। डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, अब ये किसी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का भी नेचर हमें बताता है संविधान। प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स बाय लेइंग डाउन रूल्स चेक देयर पावर्स। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर्स अपनी पावर का मिसयूज़ करता है तो उसके भी नियम कानून इसमें बताए गए हैं। प्रिवेंट्स द डोमिनेंस ऑफ ए मेजॉरिटी ग्रुप ओवर ए माइनॉरिटी ग्रुप, इसमें मेजॉरिटी ग्रुप द्वारा माइनॉरिटी ग्रुप के जो अधिकार है उनको भी अगर वो उनका गलत प्रयोग करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, तो उनके बारे में भी इसमें नियम कानून बनाए गए हैं कि संविधान में ये गारंटी भी दे रखी है कि नागरिकों के अधिकारों का सुरक्षा भी वो करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि संविधान में उन सभी नियम कायदे कानूनों को चर्चा की गई है जिसमें लोगों के ऊपर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें उनके अधिकारों की पूर्ण रक्षा की जाएगी। अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या है कि कानून का नियम, जो संविधान निर्माता है, भारत के संविधान निर्माताओं ने रूल ऑफ लॉ को इसलिए लेकर आए क्योंकि जो भी लोग हैं वो एक
एक विश्वसनीय स्थिति में हो, लोग इस कानून का पालन कर सकें सही ढंग से, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में की जाती है, लोकतांत्रिक राष्ट्र में की जाती है, उनके मोस्ट बेसिक फॉर्म के रूप में। इट मीन्स, इसका ये मतलब है, रूल ऑफ लॉ का ये मतलब है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे वो छोटे बड़े हों, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते थे, जाति के आधार पर जो भेदभाव होते थे, अब या फिर वो लोग अमीर हो या गरीब हो, सभी कानून के नज़रों में सभी एक होते हैं। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का नियम इसलिए बनाया गया है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे उसी नियम के अनुसार उसे दंड भी दिया जा सकता है, जिसमें इसमें बता रखा है द स्टेट एंड होल्डिंग पावर शुड बी गाइडेड बाय लॉ, जो कि राज्य को जो भी ताकतें प्रदान की जाती है वो उन नियमों द्वारा बताई जाती है। एंड नॉट बी अलाउड टू एक्ट इन ए आर्बिट्री और अनलॉफुल मैनर, और कोई भी राज्य अनलॉफुल मैनर में उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। द सिटीजन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और सभी मतलब नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है कानून के तहत। एंड एंजॉय इक्वल राइट्स एज वेल एज डिस्चार्ज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं कानून के तहत, और सबकी समान जिम्मेदारियां होती हैं। तभी इसलिए जो रूल ऑफ लॉ है इसलिए बनाया गया है कि कोई भी अपने पोजीशन का, कोई भी अपने अधिकारों का मिसयूज़ ना कर पाए। अब हम पढ़ेंगे लेजिटिमेसी ऑफ लॉ, यानी कि कानून की वैधता। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट द लॉ। अब संविधान में कुछ संस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है जिनको ये ताकत है कि वो कानून को लागू कर सकते हैं। इन इफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमेटस, और इसी तरीके से ये कानून की वैधता को बताते हैं। हमारे संविधान में कानून की वैधता को बता रहा है कि इसमें एक संस्था है जो कि कानून को बनाती है, और ऐसे कानूनों की मतलब और आगे सरकार की ऐसी भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि कानून को बनाती है, उसे लागू करती है और न्याय भी प्रदान करती है। तो वन ऑफ द एम्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसमें जो मुख्य उद्देश्य है भारतीय संविधान का वो ये है कि सभी को समाज में समानता दी जाए, और इसके बारे में वर्णन किया गया है आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की, अप्रसता की जो प्रैक्टिस है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। अनटचेबिलिटी एक कुप्रथा थी हमारे भारत में, जिसमें बड़े छोटे का भेदभाव किया जाता था, रंग भेद, उनके लिंग के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जो छुआछूत का जो दौर था, जो भेदभाव था वो किया जाता था। अब अनटचेबिलिटी को ऑफेंस मानते हुए इस अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए पार्लियामेंट ने एक अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बनाया 1955 में। अब इस एक्ट के अंदर क्या प्रावधान है वो हम पढ़ेंगे। अगर अनटचेबिलिटी के ग्राउंड्स में कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो उसे क्या एक ऑफेंस माना जाता है, यानी कि हम किसी के साथ भी अगर कोई भेदभाव करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को मनाही करते हैं तो वो एक कानूनी अपराध माना जाता है। या फिर हम किसी भी नागरिक को पढ़ाई से वंचित नहीं रख सकते, क्योंकि पढ़ाई एक मौलिक अधिकार, हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो अगर हम किसी को वंचित रखते हैं तो वो एक एग्जाम्पल है अनटचेबिलिटी का या फिर डिस्क्रिमिनेशन का, तो वो एक ऑफेंस माना जाता है।
punishment of such offences like denial of admission to any person to public institution, यानी कि इन सब के बारे में अलग अलग इन सब जो अपराध हैं उन सब के लिए अलग अलग पनिशमेंट दी गई है। जैसे कि अगर किसी किसी व्यक्ति को रोका जाता है किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जाने से, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप, स्कूल, हॉस्पिटल, सब्जेक्टिव टू एनी पर्सन टू डिसेबिलिटी, अगर कोई भी डिसेबल पर्सन है अगर उसे कहीं भी जाने से रोका जाता है, या फिर जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप, स्कूल या फिर हॉस्पिटल में अगर जाने से मना किया जाता है, तो ये एक एग्जांपल होता है अनटचेबिलिटी का या फिर डिस्क्रिमिनेशन का। तो ये एक कानूनी अपराध है। या फिर किसी होटल या शॉप में जाने से अगर कोई मना करता है, या विद रिगार्ड टू यूज़, अगर जैसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है उन पर सभी का एक राइट है कि हम उसको सभी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाटर, रोड। अगर इन सब से कोई अगर हमें वंचित करता है तो ये हमारे राइट्स पर एक खतरा है, जो कि एक कानूनी अपराध माना जाता है। एंड अमेंडमेंट, इसलिए कुछ संशोधन किए जाते हैं इन कानूनों में। 1976 में डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अ लीगल ऑफेंस, जिसमें अनटचेबिलिटी को एक लीगल ऑफेंस माना गया है, पनिशेबल बाय लॉ थ्रू इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर, और इस कानून के तहत उसे 1-2 साल की जेल हो सकती है। The provision of untouchability in the Constitution has thus given a realistic effect by this shape। जो अनटचेबिलिटी का जो प्रोविज़न एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन से इसे एक मान्यता मिलती है इसी संशोधन द्वारा। अब कानूनों में कुछ बदलाव करके, उसमें संशोधन करके, कुछ एक्ट्स करके हम कानून की वैधता को कायम रखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसमें पढ़ेंगे जब ब्रिटिशर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंडिया को छोड़ने का विचार कर रहे थे, तो भारतीयों ने डिसाइड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, यानी कि एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ताकि एक आज़ाद भारत का एक अपना संविधान हो। तो इसमें मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेसी लीडर्स थे जिन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया। अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एज फार एज बैक एज 1928, यानी कि संविधान बनाने का जो आइडिया आया था वो 1928 में आ गया था। और इन 1931 एट द कराची सेशन, इन 1931 और कराची सेशन में द कांग्रेस ने डिस्कस किया इन फीचर्स को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को डिस्कस किया, और दोनों एट बोथ दीज डेलिब्रेशंस सर्टेन बेसिक वैल्यूज़, कुछ बेसिक वैल्यूज़ को इसमें शामिल किया गया, स्वीकारा गया इंडियन लीडर्स के द्वारा, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। इन सब की विचारधारा को शामिल किया गया। अब आप इसमें जानते होंगे एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम आज़ादी, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, और जो भी माइनॉरिटीज़ हैं यानी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, इसमें सब शामिल किया गया संविधान में। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, यानी कि संविधान सभा के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। अब आज़ादी की क्रांति के समय जो भी नेता थे उस टाइम, जैसे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित वर द वुमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजिनी नायडू ये थे संविधान सभा के वुमेन मेंबर्स, और ये सारे लीडर्स ने मिलकर डिस्कस करके एक मीटिंग रखी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
जो कि फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो टुक प्लेस कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। 1946 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में चर्चा हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रेजिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब उसमें कुछ संविधानों अनुच्छेदों को भी शामिल किया गया, जिसमें कुछ प्रावधान भी आते हैं। द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडरेबली मॉडिफाइड। जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन को, वो हर बार मॉडिफाइड होता रहा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, यानी कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को जो फाइनली अप्रूव किया वो था 26 नवंबर 1949 में। और ये कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 में। और इसी दिन को याद रखने के लिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब हम जानते हैं इस पिक्चर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के पिता। अब हम विज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। क्यों संविधान को क्यों अपनाया गया, उसके क्या विज़न से, किस दृष्टिकोण से उसे बनाया गया। द लीडर्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो भी नेता थे, वो यह मानते थे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद जो भी डिग्निटी है हर एक की, यानी कि गरिमा, सम्मान या फिर जो अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं, मानवाधिकार हैं और लोगों की भलाई को सुनिश्चित करें, ऐसा एक नियम होना चाहिए। इसलिए संविधान की रूपरेखा रखी गई। तो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो निर्माता थे संविधान के, जो निर्माता थे, इन सब मान्यताओं को पहचानते थे कि आगे इसमें किस तरीके के बदलाव किए जाएंगे और इन्हें सर्वसम्मति से बनाया गया था, सबकी सहमति के अनुसार बनाया गया था। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। अब जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में जो क्या सोच थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, वो बताती है। अब हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। द प्रीएम्बल इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्टरी नोट एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के शुरुआत में एक ये ब्रीफ इंट्रोडक्टरी नोट है, जिसमें इट लिस्ट द सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी, क्या क्या अधिकार के क्या क्या स्रोत हैं, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की क्या क्या विशेष व्यवस्थाएं हैं, या फिर जो ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में, सब कुछ इसमें बताया गया है। और द डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कब स्वीकारा गया और कब लागू किया गया भारतीय संविधान को, वो भी बताया गया है। और बाय द 1442 अमेंडमेंट ऑफ 1976, इसमें 42वें संशोधन के बारे में बताया गया है कि जो 1976 में हुआ था। द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वर एडेड टू द प्रीएम्बल, और इसमें वो शब्द यानी कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सब के बारे में भी इसमें व्याख्या की गई है। दो द प्रीएम्बल इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि ये कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। इट प्रोवाइड्स ए की टू अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, तो ये